दोस्तों नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। राइज ऑफ मगध या मगध साम्राज्य के उदय के कारण, इमर्जेंस ऑफ मगध, उसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे। और मगध प्राचीन भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक के साथ साथ प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की जो शुरुआत होती है वो मगध से ही होती है। और आप पाएंगे कि इसी नींव पर जो मगध के शासकों द्वारा, प्रारंभिक शासकों द्वारा खड़ी की गई, उसी नींव पर बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया जाता है। इस मायने में भी इसका महत्व बढ़ जाता है कि मगध प्रारंभिक काल का एक संप्रभु सोवर्जिन इंपरियलिस्टिक व्यू ऑफ पॉइंट से देखें, साम्राज्यवादी विस्तार की दृष्टि से देखें, शासकों की नीतियां भी देखें, चाहे हर्यक वंश को हो, नाग वंश के शासक रहे हों या नंद वंश के शासक, इन्होंने जिन नीतियों के तहत इसका विस्तार किया, वो आप पाएंगे कि साम्राज्यवाद के प्रसार का ये प्राथमिक नमूना आप देख सकते हैं। और मगध साम्राज्य उत्तर भारत का हृदय स्थल बन जाता है और बाद में इसका स्थान कन्नौज लेता है, फिर दिल्ली लेता है, थोड़े समय के लिए कोलकाता भी लेता है, जो संपूर्ण भारत की राजनीति को केंद्रीय स्थल के रूप में यहाँ देखा जाने लगता है। तो आज हम उसी मगध की बात करेंगे जो अपने समकालीन 16 महाजन पदों को पीछे छोड़ते हुए अपने मुकाम को प्राप्त करता है और इतिहास में अपना नाम अमर करता है। और इसके उत्कर्ष के, राइज ऑफ मगध के एक नहीं अनेक कारण होते हैं। किसी भी राज्य के उदय में, व्यक्ति के उदय में कोई एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण शामिल होते हैं। वास्तव में ऊपर से तो आप कई कारण, एक कारण आपको मोटा मोटा दिखेगा, लेकिन यूं ही कोई राज्य ना महान बन पाता है, ना व्यक्ति महान बन पाता है, बल्कि उसके पीछे तमाम मेहनत, उद्यमशीलता, लगन, परजेवरेंस, इंथुथियाजम जैसे घटकों का योगदान होता है। तो आज हम इस बिंदु के माध्यम से मगध के उत्कर्ष की संपूर्ण कहानी को देखने का प्रयास करेंगे। और सर्वप्रथम इसके परिचय में अगर देखें तो मगध साम्राज्यवाद का जो प्रतीक बनता है भारत के लिए, और इतने प्राचीन समय में अपने समकालीन श्रेष्ठ जनपदों को भी अपने साम्राज्य में शामिल करता है, और इनके शासकों के योगदान को भी देखेंगे, और अन्य जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानवीय या प्राकृतिक जो संसाधन थे जिसने मगध को एक विशाल साम्राज्य के रूप में एकीकृत होने का मौका दिया, अवसर दिया, उन कारणों को भी पड़ताल हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सर्वप्रथम किसी भी राज्य के विकास में, किसी भी राज्य के डेवलपमेंट में, किसी भी राज्य के उच्चतम अवस्था में पहुंचने में वहाँ की ज्योग्राफिकल लोकेशन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो यह स्थापित करेगी कि उस राज्य का विकास कैसे हो सकेगा। यदि वह राज्य प्रायद्वीपीय है, समुद्रों से घिरा हुआ है, तो वहाँ विकास की जो परिस्थितियां होंगी वो अलग होंगी। जो राज्य मैदानी है, जिसके चारों तरफ मैदान है, समुद्र से उसकी सीमा नहीं लगी है, उनके विकास, या नदियों से सीमा नहीं लगी है, तो उनके विकास की जो अवस्थाएं हैं वो अलग होंगी। और जो प्रदेश या भूभाग जहाँ नदियाँ भी हों, पहाड़ियाँ भी हों, पर्याप्त मात्रा में जंगल भी हों और आर्थिक खाने और संसाधन भी मौजूद हों, तो ऐसे राज्य के उत्कर्ष में ये प्राकृतिक भौगोलिक कारक सामरिक भूमिका भी निभाते हैं, उस राज्य की सुरक्षा में भी अपनी भूमिका को अदा करते हैं। तो भौगोलिक या सामरिक स्थिति देखें मगध की, तो आप पाएंगे जो मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, वह 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। यानी उसके चारों तरफ
पहाड़ियाँ थी, चारों तरफ पहाड़ियाँ थी और पहाड़ियों से घिरी होने के कारण जहाँ पहाड़ इसे बाह्य आक्रमणों से या दुश्मनों से सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, वहीं यह निश्चिंत होकर, फ्री होकर अपने विकास में अपना ध्यान लगा सकता था। और इन पहाड़ियों की ढलानों पर आप पाएंगे कि जंगल भी मौजूद थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और पहाड़ों के ढलानों पर जो जंगल होते थे वो मगध के आर्थिक संसाधन के रूप में बाद में काम आए। और यही बाद में जो इसकी दूसरी राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र ये 3 नदियों से घिरी थी, गंगा नदी, सोन नदी और गंडक नदी। गंगा, सोन और गंडक, इन 3 नदियों से घिरी होने के कारण ये पाटलिपुत्र समृद्धि का प्रतीक बन जाती है। और जहां नदियां इसे ऊर्जावान बनाती हैं, उर्वर बनाती हैं, इसकी भूमि को ढेर सारा उत्पादन होता है, वहीं दूसरी तरफ ये नदियां आंतरिक और बाह्य व्यापार के लिए परिवहन का माध्यम भी बनती है। तो ये जहां उपजाऊ और उर्वरा भूमि प्रदान करती हैं, वहीं ये व्यापारिक और वाणिज्य के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। और वहीं पहाड़ियों से घिरी राजगृह इस राज्य को सुरक्षा प्रदान करती है बाह्य आक्रांताओं से। अब यह राज्य निश्चिंत था अपने विकास की तरफ अपना ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि इसे बाह्य आक्रमण का बहुत खतरा नहीं था। ये भौगोलिक जो इसका लोकेशन था, भौगोलिक जो इसको सुरक्षा प्राप्त थी, प्राकृतिक जो सुरक्षा प्राप्त थी, वह उन 16 महाजनपदों में किसी को नहीं प्राप्त थी। तो भौगोलिक इसके जो कारण थे, चाहे वो नदी हो या पहाड़ हो या वन संसाधन हो या उन वनों में पाई जाने वाली हाथियों की संख्या हो, उन हाथियों की भी विशेषता मगध के साथ जुड़ी हुई थी और किसी महाजनपद के साथ नहीं जुड़ी थी। और इन हाथियों का प्रयोग आप देखेंगे कि जो मगध के शासक हैं, इन्होंने सेना में इनका प्रयोग किया, भारी वस्तुओं को खींचने में किया, युद्ध के समय रसद सामग्री को ढोने में किया, वहीं दुर्गों को ढहाने, दुर्गों को ढकेलने, उसे गिराने में भी हाथियों का प्रयोग करते थे। अब भौगोलिक और जो स्थिति थी इसकी, मगध को एक उच्चतम सामरिक स्थिति से वो क्या करते रही थी, युक्त कर दे रही थी, लैस कर दे रही थी। और इन भौगोलिक और सामरिक स्थितियों ने मगध के विस्तार की, मगध के उत्कर्ष की, मगध के इमर्जेंस की, मगध के विकास की वो पटकथा लिखी जिसकी अट्टालिका पर बाद में आप देखेंगे विशाल केंद्रीकृत मौर्य साम्राज्य का गठन होता है और गुप्त साम्राज्य का गठन होता है, हर्षकाल आता है और भारत के प्राचीन गौरव को ये बढ़ाने वाले शासक और उनका कालक्रम इसी पर स्थापित होता है। दूसरे कारण की तरफ देखें तो मगध में संसाधनों की, रिसोर्सेस की बहुलता थी और जिस भी राज्य के पास या देश के पास संसाधनों की बहुलता होगी, रिसोर्सेज होंगे, वो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी समय तक लोहे का भरपूर प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि लेटर वैदिक काल से ही लोहे का प्रयोग वेदों में कृष्ण अयस और श्याम अयस के रूप में, जहां वैदिक काल में अंत में लोहे की शुरुआत होती है, वहीं लेटर वैदिक काल में आप देखेंगे कि हलों में लकड़ी के फाल की जगह लोहे का फाल और कृषि यंत्रों, फावड़ा, कुदाल, हंसिया, दराती, इन सब का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। और आप देखेंगे कि महाजन पदों के उदय में भी जहां इस क्रांति का लोहे का योगदान था और लोहे ने विकास की सारे सिनारियों को चेंज कर दिया था। और यूं कहें, लोहे का जो प्रयोग है जहां कृषि में हुआ, कृषि यंत्रों के रूप में हुआ,
लोहे के फाल के रूप में हुआ, वहीं लोहे का प्रयोग शस्त्रों के निर्माण में भी होने लगा। अब लोहे के शस्त्र भी बनाए जाने लगे। तो जहां एक तरफ मानव का पेट भरने के काम में लोहे का योगदान आप देखेंगे, यानी कृषि यंत्रों का और कृषि में इसका योगदान देखेंगे, वहीं मानव ने अपनी सुरक्षा और राज्यों ने अपने विस्तार का भी आधार लोहे के माध्यम को ढूंढा और लोहे के माध्यम से शस्त्रों का भी निर्माण किया गया। वहीं आप पाएंगे कि मगध में संसाधनों की बहुलता थी, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे। यहां तांबे की भी खानें पाई गई। तांबे की खानें प्राप्त करना, तांबे का भी जहां मेटल के रूप में प्रयोग किया गया, सिक्कों का निर्माण किया गया, तो विनिमय माध्यम आसान हुआ, विनिमय प्रणाली सहज रूप से उपलब्ध हो पाई, जो व्यापार को प्रगतिशील बनाती है। व्यापारिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण होता है सिक्का, विनिमय का माध्यम होता है। तो वही दूसरी तरफ जो अन्य संसाधन थे, उनमें जैसे जंगलों में इनके हाथियों का पाया जाना, हाथियों का प्रयोग प्रथम बार किसी राज्य में हुआ, किसी साम्राज्य ने किया तो मगध था। इसकी उपलब्धि मगध को है। और उन हाथियों का दोहन मगध के शासकों ने जहां भारी भरकम वस्तुओं को हटाने ले जाने राज्य के विकास में लगाया, वहीं उसकी सुरक्षा के निमित्त हाथियों को सेना में भी प्रशिक्षित करके सैनिकों को हाथियों पर बैठाकर उनको प्रशिक्षित करने का भी बीड़ा उठाया। और मगध साम्राज्यवाद इस मामले में सबसे आगे निकल जाता है। और दूसरी तरफ जो जंगल थे, यहाँ जंगलों में बहुमूल्य इमारती लकड़ियां भी पाई जाती थी। इसके साथ साथ वहां जो वनस्पतियां होती थी, वेजिटेट होता था, उसमें आयुर्वेदिक कुछ पौधे होते थे, जड़ी बूटियां भी पाई जाती थी। और इन जंगलों से जो लकड़ी प्राप्त होती थी, जहां भवन निर्माण के कार्य में उसको यूज किया जाता था, कृषि यंत्रों के निर्माण में उसका प्रयोग किया जाता था। और बड़े बड़े बाद में आप मौर्यों का राजप्रसाद देखेंगे तो लकड़ी का बना था। और ये वन संसाधन ही, जंगल ही मौर्यों को लकड़ी के प्रसाद बनाने को प्रेरित किया होगा, ऐसा आप मान सकते हैं। अब इन प्रचुर संसाधनों की बहुलता ने मगध साम्राज्यवाद के उदय को अवश्यंभावी बना दिया। यानी ऐसी सरकमस्टांसेस, परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि जब संसाधन किसी राज्य के पास होगा और सुचारू रूप से उसका दोहन किया जाए, तो निश्चित रूप से उस राज्य का डेवलपमेंट होगा, प्रसार होगा, विस्तार होगा। और इन सब कारणों ने क्या किया, मगध के राजकोष को भरने का कार्य किया। अगले कारणों की बात करें तो उस कारण में हम पाएंगे मानव संसाधन की प्रचुरता। यानी जब कृषि में विकास हो रहा था, लोहे का प्रयोग हुआ, तांबे का प्रयोग हो रहा था, तमाम कृषि यंत्रों का निर्माण हो रहा था, और इसी समय महाजन पदों के काल से ही सेकंड अर्बनाइजेशन, द्वितीय नगरीकरण जब स्टार्ट हुआ था, तब रोपा धान पद्धति का विकास होता है, यानी धान का विकास। और धान को पॉपुलेशन बढ़ाने में एक कंपोनेंट माना जाता है। और जहां रोपा धान पद्धति से सरप्लस प्रोडक्शन की कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया, कृषि में अतिरिक्त आया, अधिशेष उत्पादन आया, वही रोपा धान पद्धति ने जनसंख्या वृद्धि में भी अपना योगदान दिया। और इस मानव संसाधन की प्रचुरता ने, क्योंकि किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए मानव संसाधन होना बहुत जरूरी है। उस राज्य में सेना भर्ती होने के लिए युवक चाहिए, स्वस्थ युवक चाहिए। वहाँ के मशीनों को चलाने के लिए या वहाँ के उद्योगों को चलाने के लिए, वहाँ के कृषि कार्यों को करने के लिए, जंगलों से उपज को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए आपको मानव संसाधन की उपलब्धता आवश्यक होगी। तो मगध के लिए मानव संसाधनों की उपलब्धता उस समय पर्याप्त हो चुकी थी। अब अगले कारण की बात करें
तो मगध का जो सैन्य संगठन था वो मजबूत हो चुका था, और उसके पीछे फिर वही कारण उत्तरदायी हैं, लोहे, तांबे और अन्य मिनरल्स का जो प्रयोग, खनिजों का जो इन्होंने प्रयोग किया। लोहे के प्रयोग से जहां कृषि में ही फायदा हुआ, वहीं शस्त्रों का भी निर्माण किया गया। तांबे के कुछ शस्त्रों के निर्माण की बात की जाती है, और साथ ही साथ इनके सैन्य संगठन में हाथी जैसे विशालकाय और मजबूत पशु का इन्होंने प्रयोग किया, और उसके माध्यम से दुश्मनों को आतंकित करने, प्रताड़ित करने और अपने साम्राज्य का विस्तार करने का इन्होंने बीड़ा उठाया। और इनका जो सैन्य संगठन था उसमें सभी वर्गों के लोग शामिल थे, और सैन्य संगठन का जो प्रेरक तत्व था वहां उसका हाथी का पाया जाना, और हाथी जैसे पशु की विशिष्टता अन्य किसी महाजनपद में नहीं थी। और सैन्य संगठन में तत्कालीन जो राजवंश थे, चाहे हर्यक वंश रहा हो, जो प्राथमिक राजवंश था मगध का, उसने ने भी अपने स्तर पर योगदान किया। वहीं नाग वंश ने उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता को बनाए रखा, और महापद्म नंद ने भी एक विशाल सैन्य संगठन का गठन किया। और इनके जो बेड़े होते थे उसमें जल सेना का बेड़ा भी शामिल था, यानी नेवी भी मौजूद थी। और प्राचीन भारत में जल सेना बेड़े का यह प्राचीनतम उदाहरण आप मान सकते हैं। और इस जल सेना की विशेषता कैसे थी? क्योंकि पाटलिपुत्र के तीनों तरफ से क्या थी? नदियां थी, जो आंतरिक और बाद में बाह्य व्यापार का प्रेरक तत्व बनी। और इस जल सेना की बेड़ा की जो विशेषता थी, इसके समकालीन अन्य महाजनपदों में कहीं नहीं थी। तो इन सैन्य संगठन का प्रबल होना, शस्त्रों का निर्माण करना, महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे शस्त्र भी यहां इस समय निर्मित हो चुके थे। अन्य कारणों की बात करें मगध के उत्कर्ष के, इमरजेंस के, तो आप पाएंगे कि मगध का जो वातावरण था, एटमॉस्फियर था, यह स्वतंत्र था, स्वतंत्र सामाजिक वातावरण था। क्योंकि यहाँ वैदिक काल के प्रभाव नगण्य थे। ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा था, वो कर्मकांडीय प्रभाव यहाँ नहीं था। और मगध को ब्राह्मण ग्रंथों में हे दृष्टि से देखा गया और कहा गया, यह अनार्यों का देश है, मलेच्छ का देश है। और आर्य श्रेष्ठ होते हैं, अनार्य क्या होते हैं? नीच और निम्न कुल होते हैं। तो ये अनार्यों का देश कमाल कर गया, नीच वर्ण के लोगों ने कमाल कर दिया। कैसे किया? क्योंकि यहाँ का जो वातावरण था, जहाँ वैदिक कालीन जो व्यवस्था थी, ब्राह्मणी व्यवस्था थी, उसमें क्या था कि चारों वर्णों के कर्तव्य निर्धारित थे, और चारों वर्णों के कर्तव्य जो निर्धारित थे वो अपनी सीमा में ही कार्य करते थे। लेकिन मगध के वातावरण में इस तरह की वाणिक कठोरता नहीं थी, सामाजिक ग्रहणशीलता ज्यादा थी, सहयोग और तालमेल की भावना ज्यादा थी। और आप यकीन मानिए, जिस भी देश और समुदाय में ग्रहणशीलता, सहयोग और तालमेल, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा, अब आपस में भाईचारे का भाव होगा, वह समाज निश्चित तौर पर बेहतर प्रगति करेगा अपेक्षाकृत उस समाज या उस राज्य या राष्ट्र से जहां जातिगत विभिन्नताएं, वर्णगत विभिन्नताएं, वर्गीय विभाजन ज्यादा मौजूद होगा। तो मगध इस मामले में अन्य महाजनपदों से आगे था, या यूं कहें उन महाजनपदों की नजर में पीछे भी था, क्योंकि अनार्यों का देश था। लेकिन मगध का जो स्वतंत्र सामाजिक वातावरण था, वहां कोई भी किसी का भी व्यवसाय करने को स्वतंत्र था, और वहां ऊंच नीच, छुआछूत या वर्णीय या वार्गिक या जातिगत विभाजन की जो श्रेष्ठता है वो कम थी। तो ऐसे वातावरण में सभी लोगों ने
इंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमशीलता के माध्यम से मगध के विस्तार में अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया। अगर अगले टॉपिक की बात करें तो इतने क्रियाकलापों के बाद जहां कृषि में विस्तार हो रहा है, रोपाधान पद्धति का विस्तार हो रहा है, लोहे के प्रयोग से कृषि यंत्रों और शस्त्रों का निर्माण हो रहा है, जल सेना का बेड़ा का प्रयोग हो रहा है, वहीं नदियों के माध्यम से परिवहन साधनों का भी विकास हुआ। व्यापार व्यवसाय आंतरिक और बाह्य भी शुरू होता है। हालांकि भारत का बाह्य व्यापार एक्सटर्नल ट्रेड भारत का देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको दिखाएगा दिलमन, मेलुहा, अरिकामेडु, रोमन सिक्के जो प्राप्त होना, और जो व्यापारी उत्तरापद दक्षिणापद जो बाद में संकल्पना आती है रेशम मार्ग की, तो आप पाएंगे कि मेसोपोटामिया के व्यापारी दिलमुन मेलुहा से आपस में कैसे अंतर संबंध थे, बहरीन के व्यापारी कैसे संबंधित थे। तो इतने प्राचीन काल से भारत का व्यापार हो रहा था, लेकिन बीच में जो भारत की ग्रामीण सभ्यता का जन्म हुआ वैदिक काल, लेकिन लेटर वैदिक काल से जो उसमें परिवर्तन के बिंदु दिखाई पड़े, सूत्र काल, महाकाव्य काल के बाद जब महाजन पदों का धीरे धीरे विकास हुआ, बाद में मगध साम्राज्यवाद के आते आते आप पाएंगे कि व्यापारिक ढांचे में भी विकास हो गया। जहां विनिमय प्रणाली में परिवर्तन आया कि वैदिक काल में अभी विनिमय प्रणाली आपने देखा कि गाय विनिमय का माध्यम होती थी, निष्क कृष्ण और शतमान होता था, बाद में धातुओं का प्रयोग आया। धातुओं का प्रयोग व्यापार व्यवसाय विनिमय में करना सहज होता है। तो जब सिक्कों का विकास हो जाता है, लिपियों का विकास हो जाता है, आपने महाजनपद काल में देखा, तो सिक्कों और लिपियों के विकास ने व्यापार और वाणिज्य के विकास में क्रांति करती रेवोल्यूशन ला दिया। और मगध का साम्राज्य का जो विस्तार है, उसका जो विकास है, उसका जो उत्कर्ष है, इमर्जेंस है, वो आप पाएंगे कि व्यापारिक और वाणिज्य का विकास भी इसमें महत्वपूर्ण कारण के रूप में शामिल होता है। और मगध का स्वतंत्र सामाजिक वातावरण भी व्यापारिक विकास के लिए अपना योगदान करता है, क्योंकि यहाँ किसी भी वर्ण जाति का व्यक्ति, वैसे जातिगत जो विभिन्नता थी यहाँ कम थी, सरलता थी, लोचशीलता थी, सहयोग तालमेल यहाँ मौजूद था। तो उसने व्यापार वाणिज्य की प्रगति में एक अपथ्रस्ट का काम किया, प्रेरक तत्व का काम किया। और व्यापार वाणिज्य मगध का आंतरिक व्यापार थलीय मार्गों से जहां हो रहा था, वहीं स्थलीय मार्ग और जल मार्ग दोनों मार्ग यहाँ मौजूद थे, और इन दोनों मार्गों ने व्यापार वाणिज्य के विकास को चरमोत्कर्ष प्रदान किया। और आप पाएंगे कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष इन बिंदुओं ने किया। इसके बाद एक अंतिम बिंदु की बात करेंगे मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, जो वहां राजवंशों ने शासन किया, और 3 राजवंशों ने शासन किया था। उसमें आप पाएंगे हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। तो प्राथमिक जो इनका वंश था हर्यक वंश, हर्यक वंश के जो शासक थे, चाहे वो बिंबिसार रहे हों, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन शासकों ने मगध के विस्तार के, उसके साम्राज्य के विस्तार के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और बिंबिसार जो इनका पहला शासक था, उसने तो त्रिसूत्री नीति के माध्यम से मगध साम्राज्यवाद के विस्तार की जो नींव रखी, वो आप पाएंगे अशोक द्वारा कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र रख देने के बाद ही वो समाप्त होती है। एक ऐसी दौड़ प्रारंभ होती है साम्राज्यवाद के विकास के लिए, साम्राज्य के टोटल विकास के लिए, जहां बिंबिसार शुरू करता है तो अशोक द्वारा, अशोक का हृदय परिवर्तन जब हो जाता है कलिंग की हृदय विदारक घटनाओं से, जहां इतने लोग हताहत हुए, जान माल का नुकसान हुआ, तब वह जब उसका परिवर्तित होता है और युद्ध नीति की जगह धम्म नीति लागू करता है, वहां से यह दौर समाप्त होता है। तो आप पाएंगे कि मगध के शासक बिंबिसार ने
अपने त्रिसूत्री नीति के द्वारा मगध के साम्राज्यवाद के विस्तार की जो पटकथा लिखी, उसका अंत अशोक के कलिंग युद्ध के बाद होता है। और त्रिसूत्री नीति में था पहला वैवाहिक संबंधों के द्वारा, दूसरा था कूटनीति के द्वारा और तीसरा था युद्ध नीति के द्वारा। इन तीन त्रिसूत्री नीति के द्वारा बिंबिसार ने जहां मगध के साम्राज्य की विस्तार की रूपरेखा को रखा सामने, उस पर अमल किया और उसको विस्तार भी किया। तो वैवाहिक संबंध ऐसे राजवंशों से करता है जो आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से मजबूत तो थे ही थे, और उनसे साथ अपना रिश्ता जोड़ लेने के बाद मगध का जहां सम्मान बढ़ता, वहीं मगध के विस्तार की भी संभावनाएं खुल सकती थी। तो वो वैवाहिक संबंध करता है उसके माध्यम से। और जिन राज्यों से सीधे टकराना, सीधे युद्ध करना जहां मगध के लिए नुकसान था, उनसे डिप्लोमेटिक लेवल पर कूटनीति के द्वारा किसी बीमार राजा को, जैसे जीवक को भेजता है चंडप्रद्योत की चिकित्सा के लिए अवंती के शासक को, उनको प्रसन्न करके वहीं किसी को और दूसरे रूप में कूटनीति से प्रभावित करके कूटनीतिक चालों के द्वारा अपने पाले में लाना, और वहीं जो ऐसे शासक थे, अंग जैसे शासक, जिन पर कब्जा करना अनिवार्य था या उन पर कब्जा किया ही जा सकता था, ऐसी परिस्थितियों में वहाँ युद्ध नीति का प्रयोग करके, यानी जो नीति जहाँ सेट हो, जो नीति जहाँ उपयोगी हो सकती है, उसका प्रयोग करके बिंबिसार ने मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया। वहीं उसका उत्तराधिकारी अजातशत्रु आता है, ये भी उसी नीति को जारी रखता है और उस नीति को जारी रखते हुए मगध के साम्राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाता है। फिर उदयन आता है, पाटलिपुत्र की स्थापना करता है, उसके उत्कर्ष में अपना योगदान देता है। फिर नागवंशी शासक कालाशोक, या इसे काकवर्ण भी कहा जाता है, ये आता है। और इनके जो अन्य भी शासक थे, उन्होंने भी योगदान दिया। और बाद में जब नंद वंश की सत्ता आती है, नंद वंश शासन स्थापित करता है मगध पर, तो उसने तो एक विशाल सेना का गठन किया, एक विशाल राज्यकोष का विस्तार किया और मगध साम्राज्यवाद के उस छोटी सी पहाड़ी को जो बिंबिसार ने स्टार्ट किया था, उसको पहाड़ जैसा रूप दिया, विस्तारित करने का कार्य किया। तो ये शासकों का जो योगदान है मगध के उत्कर्ष में, वो कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके पास दुनिया के सारे संसाधन हो, रिसोर्सेज हो, धन दौलत पैसा सब कुछ हो, लेकिन अगर शासक की योग्यता नहीं है, अगर आपकी योग्यता नहीं है, तो सारे संसाधन बेकार साबित होंगे, क्योंकि आप उन संसाधनों का अपने राज्य के, अपने समाज के लिए और अपने जीवन में उनका आप दोहन सकारात्मक रूप से नहीं कर पा रहे हैं, तो वो संसाधन बेकार है। तो मगध के शासकों ने जहां इतने संसाधन उपलब्ध थे, ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध थी, ऐसी सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड ज्योग्राफिकल लोकेशन उपस्थित थी, उनका उन्होंने भरपूर दोहन किया, भरपूर उपयोग किया मगध के विस्तार की। अब मगध के विस्तार की कड़ी को जब उन्होंने शुरू किया, तो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद ही यह कड़ी आपको समाप्त होती दिखाई पड़ेगी। यानी उसका जो विस्तार का दौर था, वो वहां थमता नजर आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मगध साम्राज्य के उदय के कारणों में एक कारण नहीं बल्कि अनेक कारण उत्तरदायी थे, और विभिन्न कारणों ने अपना अपना योगदान दिया। कोई भी कारण किसी से कम नहीं था, क्योंकि किसी के उदय में कोई एक परिस्थिति का योग ना होकर बल्कि संपूर्ण योग ही महायोग बनता है। उसी तरह मगध साम्राज्य के उदय के कारण में विभिन्न कारणों ने उसे एक विशेषीकृत अवस्था प्रदान की, और उस विशेषीकृत अवस्था को वहाँ के शासकों ने, वहाँ के संसाधनों को, उसके विस्तार में एक दूरदर्शी सोच के माध्यम से
उसको अपनाया, इम्प्लीमेंट किया, अमली जामा पहनाया और मगध साम्राज्य को स्थापित किया। तो ये आपका मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के कारण राजा मगध या इमरजेंस ऑफ मगध के आपने काजेस देख लिए, कारण देख लिए, और उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप लोग इसे कमेंट के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। अब इसमें अभी जो शासकों की योगदान की श्रृंखला है उसमें अभी हम मगध का जो उत्कर्ष होता है, ये तो मूलभूत कारण थे, एक अलग एस्पेक्ट यूरोप में आपने देखा। इसमें जो अगली सीरीज है उसमें हम देखेंगे बिंबिसार से लेके महापद्मनंद तक जो मगध का उत्कर्ष हुआ इन शासकों की नीतियों के द्वारा, पॉलिसी के द्वारा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।